नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। यह बिहार शिक्षक भर्ती फेज़ 3 के शिक्षक भर्ती के लिए भूगोल का 19वां क्लास है और आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं कक्षा 11 के भूगोल को और जिसका अध्याय 1 है भारत की स्थिति। तो इससे संबंधित प्रश्न उत्तर को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और यह क्लास पूरा का पूरा NCERT बेस्ड है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए काफ़ी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और अभी भी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया है कि एक समुद्री मील लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है। 1.8 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर या 1.4 किलोमीटर। तो एक जो समुद्री मील होता है वह 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है। सही आंसर है आपका ए। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि मानक मील और समुद्री मील दो होता है। अगर आप मानक मील की बात करें तो एक मानक मील जो होता है 63.360 इंच, मतलब कि 63,360 इंच के बराबर होता है और समुद्री मील जो होता है वह 72,960 इंच के बराबर होता है। अगर इनके किलोमीटर की अगर बात करें तो एक मानक मील जो होता है वह लगभग 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है और एक समुद्री मील जो होता है लगभग 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें भारत के हर एक देशों का, ठीक है, स्थलीय सीमा के विस्तार के साथ साथ इनकी समुद्री सीमाओं का भी विस्तार है। तो भारत का जो समुद्री सीमा का विस्तार है उसको हम लोग जो होता है उसे हम लोग प्रादेशिक समुद्री सीमा कहते हैं। और भारत का प्रादेशिक समुद्री सीमा यहाँ पर आधार लाइन से 12 नॉटिकल मील यानी कि समुद्री मील है और इसको अगर हम किलोमीटर की अगर बात करें तो लगभग 21.9 किलोमीटर आता है। हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक समुद्री मील लगभग कितने के बराबर होता है। तो एक समुद्री मील जो होता है लगभग 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है। लेकिन अगर वहीं पे एक मानक मील की अगर बात कर दी जाए तो एक जो सामान्य मानक मील होता है वह 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वह 6 डिग्री 4 मिनट, यहाँ पे 45 नहीं, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर निम्न में से कहाँ पर स्थित है। खंबात की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में, अरब सागर में या बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ पर भारत के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी पॉइंटों की अगर बात करें तो भारत का जो सबसे पूर्वी पॉइंट है वह 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में अरुणाचल में स्थित है जिसका नाम किबिथु या बालांगू है। और जो सबसे पश्चिमी पॉइंट है वह आपका गुजरात में स्थित है, वह 68 डिग्री 7 मिनट पे स्थित है और इसका नाम सरक्रीक या गुहा माता है। और भारत का जो सबसे उत्तरी पॉइंट है वह 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पे स्थित है, इसका नाम इंदिरा कॉल है। और सबसे जो दक्षिणी पॉइंट है वह बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है और इसका नाम इंदिरा पॉइंट या पिग्मिलियन पॉइंट है। तो यहाँ पे पूछा है कि जो भारत का दक्षिणतम बिंदु वह कहाँ पर स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार के अंतर्गत स्थित है। तो आपका सही आंसर होता है डी। अगला क्वेश्चन है भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर निम्न में से कहाँ स्थित है। वही क्वेश्चन रिपीट है, तो आपका सही आंसर होता है डी, बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन है कि भारत का उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम की लगभग दूरी क्रमशः कितनी है। तो उत्तर से दक्षिण की अगर बात करें तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, ठीक है, जो तमिलनाडु में स्थित है, इसकी कुल दूरी है 3,214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की अगर बात किया जाए तो पूर्व से पश्चिम मतलब यहाँ पर जो आपका अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के सर्किट तक, तो इसकी कुल दूरी है 2,933 किलोमीटर। तो इस प्रकार से आपका सही आंसर होता है ए। अगला क्वेश्चन है कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कह रहा है कि ध्रुवों की ओर जाते समय देशांतर रेखाओं की दूरी, बीच की दूरी घटती जाती है, जो कि बिल्कुल आपका सत्य है कि पृथ्वी लगभग गोल है और ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से दो रेखाएं मिलाती हैं, उन्हें हम लोग देशांतर रेखाएं कहते हैं। और आप देखते हैं कि देशांतर रेखाएं जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर जाएंगे तो इनके बीच की दूरी क्या होती है, घटती जाती है। और अगला कह रहा है कि अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी हर जगह समान होती है। तो जो पूर्व और पश्चिम की ओर लाइनें रहती हैं उन्हें हम लोग अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि इनके बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है और यह सभी जगहों पर क्या होती है, एक समान होती हैं,
ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कुल कितनी है तो 181 अक्षांश रेखाओं की संख्या है, और देशांतर रेखाओं की संख्या कुल कितनी है तो 360 देशांतर रेखाओं की कुल संख्या है। यहाँ पे दोनों के दोनों कथन आपके सत्य हैं, तो सही आंसर होता है सी, कि केवल 1 और 2 दोनों के दोनों सही हैं, तो आंसर सही होता है आपका सी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में देश के सबसे पूर्व और सबसे पश्चिमी भागों के समय में लगभग कितने घंटे का अंतर होता है। तो यहाँ पर देशांतर रेखाओं के जरिए हम लोग समय का अंतर निकालते हैं। तो पृथ्वी को एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी को एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का अंतर लगता है, समय लगता है। और आपने पता है कि भारत का जो देशांतर विस्तार है वह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। तो इसको आप जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर लगभग 29 मिनट आता है, ठीक है। 29 देशांतर आते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 29 देशांतर यहाँ पर आएंगे। उनतीस देशांतर आता है, और 29 देशांतर को जब 4 से मल्टीप्लाई आप करते हैं तो लगभग 29 देशांतर और पॉइंट में आता है, तो यह लगभग आपका 120 मिनट का अंतर आता है। और 120 मिनट जो होते हैं 2 घंटे के बराबर होते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वी को एक देशांतर पार करने में कितने मिनट का समय लगता है, तो 4 मिनट का समय लगता है। और इस तरह से 29 पॉइंट समथिंग देशांतर है, इसको जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 के आसपास आता है। तो भारत के सबसे पूर्वी और पश्चिमी भागों के बीच लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। तो सही आंसर होता है आपका बी। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के देशों में आपसी समझ के तहत मानक यामोत्तर को कितने देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। 6 डिग्री 30 मिनट देशांतर, या 60 डिग्री 30 मिनट देशांतर, या 82 डिग्री 30 मिनट देशांतर, या 5 डिग्री 30 मिनट देशांतर। तो यहाँ पे आपसी समझ के लिए मानक यामोत्तर को विभिन्न सारे देशों में 60 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणक में चुना जाता है। तो आपका सही आंसर होता है बी। अगला कह रहा है कि देशांतर रेखाओं के बारे में गलत कथन का चुनाव कीजिए। तो पहला कह रहा है आपका कि भारत का मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को माना गया है, जो कि बिल्कुल आपका सत्य है, और यह कुल 5 राज्यों से होकर गुजरता है। अगला कह रहा है कि जो देश प्रधान यामोत्तर रेखा के जितना पूर्व में होगा उसका समय उतना पीछे होगा। तो यह गलत है, क्यों गलत है आगे हम बताएंगे। अगला है कि जो देश प्रधान यामोत्तर रेखा के जितना पश्चिम में होगा उसका समय उतना पीछे होगा। तो यह बिल्कुल आपका सत्य है। और चौथा कह रहा है कि भारत का मानक समय ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे है। तो यह भी आपका सही है। अब यहाँ पे बी वाला क्यों गलत है, तो यहाँ पे अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा है उसे हम लोग प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं, और इसके पूर्व में जो देश जितना होगा उसका समय उतना आगे होता है, और इसके पश्चिम में जो देश से होगा उसका समय उतना पीछे होता है। और यह क्यों, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और जिसके कारण जो देश जितना पूर्व में होता है उसका समय उतना आगे, और जो देश जितना पश्चिम में होता है उसका समय उतना पीछे होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका सही आंसर होता है बी वाला, कि क्योंकि बी वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए कि जो देश प्रधान यामोत्तर रेखा के जितना पूर्व में होगा उसका समय उतना क्या होगा, आगे होगा, और जो देश जितना पश्चिम में होगा उसका समय उतना पीछे होगा। अगला है कि कुछ देश ऐसे हैं जिनका पूर्व से पश्चिम का विस्तार अधिक होने के कारण उन देशों में एक से अधिक मानक देशांतर रेखाएं हैं। इसी क्रम में संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल मानक देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, 4, 5, 6 या 7। तो यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल मानक रेखाओं की संख्या 6 है, और भारत में मानक रेखाओं की संख्या केवल 1 है, जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है, ठीक है। और अमेरिका में इस प्रकार की कुल मानक रेखाओं की संख्या कितनी है, 6 है। तो आपका सही आंसर होता है सी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के स्थलीय धरातल का कितना भाग है, 2.3% या 2.4% या 2.5% या 2.6%। तो पहला तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, और यह पूरे विश्व के धरातल का कितना है, तो 2.4% है। तो सही आंसर होता है आपका बी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन को नहीं पढ़ते हैं, केवल आंसर को बताते हैं। तो भारत है, और भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो शामिल देश हैं वह है आपका पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेपाल है, उसके बगल में भूटान है, और बांग्लादेश है, ठीक है। इन्हीं और साथ साथ आपका भारत उसमें इंक्लूड है ही। तो इन 4 देशों के साथ साथ भारत को लेकर जो आपके
देश बनते हैं उनको हम लोग भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जानते हैं। इसमें श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव या मतलब मालदीव, ये सारी चीज़ें नहीं आते हैं। केवल 4 देश आते हैं। वो कौन से हैं? तो पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है और बांग्लादेश और भारत। इन सभी को लेकर हम लोग भारतीय उपमहाद्वीप बोलते हैं। तो सही आंसर होता है आपका ए। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संपूर्ण तटरेखा की लंबाई द्वीपों सहित कुल कितने किलोमीटर है? तो आपने पता है कि भारत की जो संपूर्ण तटरेखा की लंबाई, मतलब तट किसे कहते हैं? जो आपका समुद्र से लगा हुआ है। तो भारत का 2 राज्य ऐसे हैं जो जलीय सीमा भी बनाते हैं और स्थलीय सीमा बनाते हैं। अगर आपसे बात किया जाए कि भारत से जलीय सीमा बनाने वाले कुल राज्य कितने हैं, तो 9, और उसके बाद बाकी आपके स्थलीय सीमा बना रहे। तो 2 राज्य ऐसे हैं जो जलीय सीमा भी बनाते हैं और स्थलीय सीमा भी बनाते हैं। तो जलीय सीमा और स्थलीय सीमा बनाने वाले 2 राज्य, पहला गुजरात है और दूसरा है आपका पश्चिम बंगाल। तो गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल और साथ ही साथ अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को लेकर, यहाँ पे द्वीपों सहित पूछा है, तो इन सभी को लेकर भारत के कुल तटरेखा की लंबाई हो जाती है 7517 किलोमीटर। तो आंसर होता है आपका सही सी। इसके अकॉर्डिंग कुछ अन्य चीज़ों को अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके अकॉर्डिंग आपका आता है कि भारत की असली सीमा की तटीय रेखा की लंबाई जो है वह सबसे बड़ी है। अब यहाँ पे बात क्या है कि भारत के असली सीमा की लंबाई जो है वह 5200 किलोमीटर है और तटीय सीमा की लंबाई द्वीपों सहित कुल कितनी है? 7516.6। तो उसके नियर अबाउट आपको मिल रहा है 7517 किलोमीटर। आगे कह रहा है कि इसी प्रकार स्थलीय सीमा तटीय सीमा से 7683.4 किलोमीटर क्या है? बड़ी है। मतलब कि असली सीमा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 15200 है और जो आपका तटीय सीमा है वह 7517 है। तो वह कितना बड़ा है? तो 7683 किलोमीटर बड़ा है। आगे कह रहा है कि भारत की मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो 6100, यानी कि गुजरात से और पश्चिम बंगाल के तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? आपका 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर द्वीपों सहित पूछ दिया जाए तो 7517 किलोमीटर आपका आ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि भारत से किस देश को अलग करती है? ऑप्शन है पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव या म्यांमार। तो आप भारत का जब मैप देखेंगे तो यहाँ पे इसके नीचे आपका क्या है? श्रीलंका है और यहाँ पे मन्नार की खाड़ी है और यहीं पे पाक जल डमरू है। तो यह दोनों के दोनों भारत से किसको अलग करते हैं? श्रीलंका को अलग करते हैं। तो सही ऑप्शन होता है बी। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका और मालदीव 2 भारत के द्वीपीय पड़ोसी देश हैं। यह किस महासागर में स्थित हैं? प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में या हिंद महासागर में? तो अगर आप भारत का मैप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मालदीव दिखेगा और यहाँ पर श्रीलंका दिखेगा। मालदीव जो है वह अरब सागर में स्थित है और श्रीलंका पूर्ण रूप से हिंद महासागर में स्थित है। तो अरब सागर भी किस महासागर का हिस्सा है? हिंद महासागर। कई बार ये पूछा गया है क्वेश्चन कि अरब सागर किस महासागर का हिस्सा है या बंगाल खाड़ी किस महासागर का हिस्सा है। तो यह दोनों के दोनों जो हैं वह आपके हिंद महासागर के हिस्से हैं। तो इस प्रकार से श्रीलंका और मालदीव के अगर बारे में पूछा जाए कि किस महासागर में स्थित है, तो हिंद महासागर में स्थित है। तो सही आंसर होता है आपका डी। अगला क्वेश्चन है कि स्कूल भुवन NCERT एक वेब पोर्टल है, इसके बारे में कौन सा कथन गलत है? तो पहला कह रहा है कि यह देश के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और सतत विकास में उसकी भूमिका के बारे में बताता है। तो यह बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि यह छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। तो यह भी बिल्कुल आपका सत्य है। और तीसरा कह रहा है कि यह NCERT पाठ्यक्रम के आधार पर भुवन NRSC नासा की एक पहल है। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यह नासा की नहीं, इसरो की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की, ठीक है, एक पहल है, न कि नासा की एक पहल है। और चौथा कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई गलत नहीं है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया है कि यह इसरो की पहल है, न कि नासा की पहल है। तो आपका पूछा है कौन सा कथन गलत है, तो सी वाला कथन जो है गलत है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्ण कटिबंध तथा उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। तो बिल्कुल आपका सही है क्योंकि जब आप अक्षांश रेखाओं को पढ़े होंगे तो वहाँ पे होता है कि कर्क रेखा जो होता है, कर्क रेखा के दक्षिणी भाग, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के भाग को हम लोग क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं। और कर्क रेखा के उत्तर के भाग को हम लोग उपोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। तो यह बिल्कुल सही कि भारत का दक्षिणी जो हिस्सा है वह उष्ण कटिबंध में और उत्तरी हिस्सा जो है उपोष्ण कटिबंध में। दूसरा कह रहा है कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लगभग 30 डिग्री है। तो यह भी बिल्कुल आपका सही है। अब यह 30 डिग्री कैसे है? तो मैंने आपको बताया कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है, वह 8 डिग्री
4 मिनट उत्तरी अक्षांश लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से। तो इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लगभग यह 29 पॉइंट समथिंग आता है, तो इसको 30 डिग्री मान लेते हैं। और भारत का जो देशांतर विस्तार है वह 97.25 से लेकर पूर्वी से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी तक है। तो इसको भी जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यह लगभग 29 पॉइंट समथिंग यानी कि 30 आता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि भारत का अक्षांशीय और देशांतर विस्तार लगभग 30 डिग्री है। तो इस प्रकार से आपके दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही होते हैं। तो आंसर सही होता है आपका सी। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण है। तो कथन कह रहा है कि भारत के सबसे पूर्वी एवं सबसे पश्चिमी भाग के समय में 1 घंटे 30 मिनट का अंतर है। तो यह गलत है, क्योंकि मैंने बताया कि भारत के सबसे पूर्वी और पश्चिमी भाग में लगभग 2 घंटे का अंतर आता है, न कि 1.5 घंटे का। और दूसरा कह रहा है कि भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। तो यह बिल्कुल आपका सत्य है। तो हम कह सकते हैं कि कथन तो गलत है लेकिन कारण सही है। तो आपका सही आंसर होता है डी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य से कितना आगे है। तो आपको बताया गया है कि भारत का जो मानक समय है वह कितने डिग्री से लिया गया, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया। और मैंने पिछले क्वेश्चन बताया कि जो देश प्रधान यामोत्तर रेखा के जितना पूर्व में होगा उसका समय उतना क्या होगा, आगे होगा। और मैंने बताया था कि पृथ्वी को एक देशांतर पार करने में कितने मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का। तो जब आप 82 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 328 मिनट। और यहाँ पर आधे में क्या होता है, 2 मिनट यहाँ पे और आ जाता है। तो यहाँ पे क्या आता है आपका 2 मिनट। तो कुल कितना हो जाता है 330 मिनट। और 330 मिनट को जब आप घंटे में बदलेंगे तो यहाँ पे क्या आता है 5 घंटा 30 मिनट। और यह पूर्व में स्थित है इसलिए इसका समय क्या होगा, आगे होगा। तो इस प्रकार से सही आंसर होता है आपका सी कि प्रधान यामोत्तर रेखा से भारत का जो समय है वह 5.5 घंटा आगे है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, गुजरात की, तमिलनाडु की, कर्नाटक की या आंध्र प्रदेश की। तो भारत में सबसे अधिक तटरेखा बनाने वाला राज्य कौन सा है, गुजरात है। तो सही आंसर होता है आपका ए। और अगर दूसरे क्रम का पूछे तो दूसरे क्रम का कौन सा राज्य है, आपका आंध्र प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो आपको कम से कम 4 राज्यों के नाम याद होने चाहिए जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े हैं। तो सबसे बड़े में पहले नंबर पे आता है राजस्थान, दूसरे नंबर पे आता है आपका मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे आता है आपका महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे आता है यूपी। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो क्या है, गोवा। तो आपसे सबसे बड़ा और सबसे छोटा पूछा है तो राजस्थान और गोवा होंगे। तो इस प्रकार से सही आंसर होता है आपका बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो यहाँ पे 2019 से पहले जब जम्मू कश्मीर को लद्दाख से अलग नहीं किया गया था तो जम्मू कश्मीर भी चीन की सीमा को स्पर्श करता था। अगर तो अब यहाँ पे जम्मू कश्मीर स्पर्श नहीं करता है, कौन स्पर्श करता है, लद्दाख करता है। तो पहला तो स्पर्श नहीं करेगा, सिक्किम स्पर्श करता है, हिमाचल प्रदेश स्पर्श करता है और उत्तराखंड भी स्पर्श करता है। तो इस प्रकार से सही आंसर होता है कि केवल 2, 3, 4 जो हैं वह चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं। यहाँ पर आप मैप के जरिए देख सकते हैं कि यहाँ पे अब लद्दाख आ गया और जम्मू कश्मीर यहाँ पर है। लद्दाख के नीचे हिमाचल प्रदेश, ये भी चीन की सीमा से लगा हुआ है। उसके बाद उत्तराखंड भी चीन की सीमा से लगा हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिक्किम है और सिक्किम के साथ साथ भारत के अरुणाचल प्रदेश की भी सीमा किससे लगती है, चीन से लगती है। तो दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सही आंसर होता है सी। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य की सीमाएं किस देश को छूती हैं, चीन, भूटान, नेपाल या म्यांमार। तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि ये सभी जो राज्य की सीमाएं वह नेपाल की सीमा से लगती हैं। तो सही आंसर होता है सी। अब यहाँ पे मैप में हम देखते हैं तो आप ये देख रहे हैं नेपाल है, नेपाल में सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश से भी इसकी सीमा लगता है, बिहार से भी लगता है और सिक्किम से भी लगता है, ठीक है। और यहाँ पे हल्का सा पश्चिम बंगाल से भी इसकी सीमा लगती है। तो नेपाल जो होता है वह भारत के 5 राज्यों से अपनी सीमा बनाता है। वह 5 राज्य कौन से, तो पहला है आपका उत्तराखंड, दूसरा है आपका उत्तर प्रदेश, तीसरा है बिहार, चौथा है आपका पश्चिम बंगाल और 5वां है सिक्किम। इन 5 राज्यों से नेपाल अपनी सीमा बनाता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से
किस राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो आपने पता है कि भारत में कर्क रेखा जो है वह कुल 8 राज्यों से गुजरती है। वो 8 राज्य हैं कौन कौन से? तो पहले आता है आपका गुजरात, फिर उसके बाद आपका आता है राजस्थान, राजस्थान के बाद आता है आपका एमपी, एमपी के बाद आपका आता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आता है आपका झारखंड, झारखंड के बाद आता है आपका पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, उसके बाद आपका आता है त्रिपुरा और उसके बाद आता है आपका मिजोरम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ भी है, मिजोरम भी है, त्रिपुरा भी है और राजस्थान भी है। तो आपका सही आंसर होता है डी की जो सभी के सभी जो राज्य हैं उन सभी से कर्क रेखा गुजरती है। तो सही आंसर होता है आपका डी। मैप में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर राजस्थान सबसे पहले गुजरात है, राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से भारत में कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार को संदर्भित करता है? तो आपको मैंने बताया था कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। तो इस प्रकार से सही आंसर होता है आपका सी कि भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देशांतरी विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार को प्रासंगिक करता है? तो भारत का जो देशांतरी विस्तार है वह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। और यह स्टार्ट कहाँ से होता है? गुजरात से स्टार्ट होता है और समाप्त कहाँ पर होता है? अरुणाचल प्रदेश में। तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल। और सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? गुजरात है। तो इसके अकॉर्डिंग सही आंसर होता है आपका ए कि भारत का जो देशांतरी विस्तार है वह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ सबसे लंबी असली सीमा है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन या म्यांमार? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भारत जो होता है वह बांग्लादेश, आपने एक ट्रिक पढ़ा होगा बचपन से MBA, बचपन में MBA। तो भारत जो है वह 7 देशों के साथ कुल अंतर्राष्ट्रीय असली सीमा बनाती है। सबसे अधिक असली सीमा बांग्लादेश से बांग्लादेश, उसके बाद दूसरे नंबर पे है चीन, तीसरे नंबर पे है पाकिस्तान, चौथे नंबर पे है नेपाल, 5वें नंबर पे है म्यांमार, 6ठे नंबर पे भूटान और 7वें नंबर पे है आपका अफगानिस्तान। तो सबसे कम असली सीमा किससे बनाती है? अफगानिस्तान से। और सबसे अधिक असली सीमा किससे बनाती है? बांग्लादेश से। और कुल कितने राज्यों से सीमा देशों के साथ सीमा बनाती है? तो 7। तो यहाँ पर सही आंसर होता है आपका ए कि सबसे लंबी असली सीमा भारत जो है वह बांग्लादेश के साथ बनाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है? तो यहाँ पे चीन, फ्रांस, मिस्र और ईरान है। तो आपको पता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो पहला कौन सा है? तो पहले नंबर पे आपका रूस आता है, दूसरे नंबर पे कनाडा आता है, तीसरे नंबर पर चीन आता है, चौथे नंबर पे अमेरिका आता है, 5वें नंबर पर ब्राज़ील है, 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है और 7वें नंबर पर भारत है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि चीन के अलावा कोई भी ऐसा देश नहीं है जो भारत से क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा हो। तो पूछा है कि निम्न में से कौन सा देश भारत से क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है? तो आपका सही आंसर होता है ए कि जो दिए गए ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग जो चीन है वह भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है और चीन क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। अगला क्वेश्चन है कि अगर आप एक सीधी रेखा में राजस्थान से नागालैंड की यात्रा करें तो निम्नलिखित में से किस एक नदी को आप पार नहीं करेंगे? यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या गंगा? तो यहाँ पर सही आंसर होता है बी कि आप सिंधु नदी को पार नहीं करेंगे। अब मैप के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो आपको पता है कि सिंधु नदी मानसरोवर से निकलता है और यह जम्मू कश्मीर होते हुए यहाँ पर अरब सागर की खाड़ी में अरब सागर में अपना जल गिराता है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आप राजस्थान से एक सीधी रेखा में नागालैंड की यात्रा कर रहे हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यमुना नदी को भी आप पार करेंगे, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में गंगा नदी को भी पार करेंगे और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी को भी क्या करेंगे? पार करेंगे। किस नदी को पार नहीं करेंगे? तो सिंधु नदी को पार नहीं करेंगे। तो सही आंसर होता है बी।
तो दोस्तों यह कक्षा 11 का पहला अध्याय था इस भारत की स्थिति और विस्तार, और उससे कुल आपके 27 क्वेश्चन थे। ऐसे ही हम कक्षा 12 तक के भूगोल और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस के सारे क्वेश्चन आंसर को एनसीईआरटी बेस्ड सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, खास करके बिहार शिक्षक भर्ती के लिए। तो अगर अभी भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।